नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। इससे पहले सेट नंबर 12 देखा था। यदि नहीं देखा हो साइड में आई बटन पे चला वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे सेट नंबर 13 और स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। और वीडियोस भी हम आपको टॉपिक वाइज करा रहे हैं, वो भी आप जा करके देख सकते हैं वीडियोस या प्लेलिस्ट में। एक तरफ समय काल दे रखा है, एक तरफ उसके संबंध में घटनाएं दे रखी हैं और सही मिलान आपको करना है। 1527 में आपको पता है बाबर के द्वारा जो युद्ध लड़े गए थे उसमें खानवा का युद्ध आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में दे रखा है। तो ए का तो थर्ड हो जाएगा। ए का थर्ड देखेंगे केवल इसी ऑप्शन में है, यानी डी वाला ही ऑप्शन यहाँ पर सही भी होगा। 1556 में एक तो पानीपत का दूसरा युद्ध भी हुआ था और अकबर का राज्यारोहण भी हुआ था। तो ये वाला फोर्थ से मैच हो जाएगा। 1579 की बात करें तो मजहर की घोषणा हुई थी इसमें, ये वाला इससे मैच हो जाएगा। और बात करते हैं 1658 में, तो बचा एक ऑप्शन कि औरंगजेब का बनारस फरमान करके, तो ये इससे मैच हो जाएगा। वही चीज यहाँ पर आप देखेंगे, क्रम 3 4 2 1 जो है आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, इनमें से फारसी के कवियों में से किसे भारत का सादी कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। आंसर की बात करते हैं तो इन चारों ऑप्शन में से अमीर हसन, पहला ऑप्शन जो देख रहे हैं ये जो है वो सही होगा। अमीर हसन को कहा जाता है, क्या कहते हैं, भारत का सादी। और ये किसके समय का था? तो बलबन के काल का विद्वान था। कई बार ये भी तरीके से पूछ लिया जाता है, तो बलबन याद रख सकते हैं कि बलबन के समय में जो है प्रसिद्ध विद्वान के रूप में ये जाना जाता था। बाकी इसकी एक रचना भी है, कृति भी है, जिसका नाम है फवायद उल फवाद करके, वो भी याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं, इनमें से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तीन बड़ी शक्तियों में आपका पाल आता है, गुर्जर आता है और आपका राष्ट्रकूट आता है। और यहाँ पर प्रतिहार और चोल ऑप्शन बचा, तो चोल आप जो देख रहे हैं ये वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्योंकि जो प्रतिहार है, ये जो त्रिकोणात्मक संघर्ष था, इसका अंत जो हुआ था वो इसी प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार की अंतिम विजय से हुआ था, तो इसलिए ये भी इसमें शामिल हो जाएगा। और बाकी आपका चोल है जो कि इस त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था। और ये जो त्रिकोणात्मक संघर्ष था ये बेसिकली कन्नौज पर अधिकार करने को लेकर के था। सिमुक इनमें से किस वंश का संस्थापक था? तो सिमुक आपका सातवाहन वंश की नींव इसने डाली थी, ये आपका सही हो जाएगा। और गोदावरी और जो कृष्णा नदी की घाटी थी ना, उसमें सिमुक नामक जो व्यक्ति था इसने सातवाहन वंश की नींव 60 ईसा पूर्व में जो है वो डाली थी। तो समय भी चाहे तो याद रख सकते हैं। बाकी एक दो पॉइंट सातवाहन वंश से संबंधित, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की जो प्रथा थी वो शुरू हुई थी। इसके अलावा यहाँ पर जो राजधानी थी सबसे पहले रखी गई थी वो प्रतिष्ठान, जिसका नाम आधुनिक में पैठन है, उसको बनाया गया था। पर बाद में जो राजधानी है वो अमरावती बना दी गई थी। तो ये पॉइंट याद रख सकते हैं। अगला है 16 महाजनपदों का उल्लेख किस में देखने को मिलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपको बता भी चुके हैं कि इस प्रकार से जो महाजनपद हैं इन पर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो अंगुत्तर निकाय आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। 16 जो महाजनपद है ना, उसमें जैसे अंग है, मगध है, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, ये सब इस प्रकार से टोटल 16 देखने को जो है वो मिलते हैं। अगला है, भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की जो प्रथा है वो कौन से वर्ष में जो है वो प्रारंभ की गई थी? तो कब से स्टार्ट हुई है? 1892 से जो है ये स्टार्ट हुई है। बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय जो परिषद अधिनियम 1892 है, इसी के अंतर्गत केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के लिए गैर सरकारी सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से जो करने के प्रावधान को लेकर के उसमें बात की गई है। अगला है, आजाद हिंद फौज का पहला सेनापति इनमें से कौन जो है वो था? तो कौन था इनमें से? मोहन सिंह आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। कैप्टन मोहन सिंह पूरा नाम। तो इनके गठन का जो विचार है, यानी कि आजाद हिंद फौज के गठन का जो विचार है वो कैप्टन मोहन सिंह, इनके अलावा ज्ञानी प्रीतम सिंह थे और एक मेजर थे जिनका नाम था फूजीहारा। वो तीन नाम देखने को मिलते हैं। पहले सेनापति के रूप में इन्हीं का नाम देखने को मिलता है। अगला देखते हैं, दिसंबर 1929 के लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन ने किस बात पर जोर दिया था? होम रूल, पूर्ण स्वराज, औपनिवेशिक स्वशासन या प्रशासन में भारतीयों की सहभागीदारी? तो आपका
पूर्ण स्वराज जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन हुआ था, उसमें पंजाब प्रांत की जो राजधानी थी लाहौर, वहां पर जो है आपका हुआ था। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने ही ये पूर्ण स्वराज को आप कहेंगे सबसे ज्यादा योगदान दिया था, पूर्ण स्वराज के विचार को लोकप्रिय बनाने में। तो नेहरू जी का नाम याद रखिएगा। अगर ये क्वेश्चन बने कि नेहरू जी को अध्यक्ष बनाने में किसने मेन रोल अदा किया था, तो वो महात्मा गांधी जी थे। अगला है 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना दिल्ली में जो है आपकी हुई थी। इसको शॉर्ट में HRA जो है वो कहते हैं, और स्थापना HSRA कहते हैं। दो टाइप से ध्यान रखिए, ठीक है। अगर HRA पूछा है तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, अगर HSRA पूछा है तो यानी सोशलिस्ट वर्ड और जुड़ गया। जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है, इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। कब हुई थी? तो आप कहेंगे 1924 में। और इसकी स्थापना 1928 में। इसकी स्थापना कानपुर में हुई थी, और इसकी स्थापना आपकी दिल्ली में हुई थी। ये तो दिल्ली आपने देख ही लिया। दिल्ली में भी कहाँ? तो फिरोज शाह कोटला मैदान था, उसमें। संस्थापक कौन थे इसके? तो चंद्रशेखर आजाद जी थे। बाद में ये अलग अलग नहीं, कोई इसी का ही नाम बदल दिया गया था, इस चीज को समझिएगा। जो HRA था, उसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन इस 1928 में दिल्ली के जो फिरोज शाह कोटला मैदान है, इसमें जो है वो कर दिया गया था। पर संस्थापक के रूप में चंद्रशेखर आजाद जी का नाम देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी जी के द्वारा संबोधित किया गया। ये क्वेश्चन आपने देखा है, बहुत बार रिपीट होता है, ये तो किसी का गलत नहीं होगा। आंसर की बात करते हैं तो बेलगांव अधिवेशन आपका जो है यहाँ पर सही होगा, जो कि आपको पता है एकमात्र अधिवेशन ऐसा था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। कब हुआ था, समय क्या था? तो इसका 1924 का था। 1924 में संपन्न हुआ था एकमात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने। यहाँ से अब आपको ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हुए दिखाई देंगे, और वीडियो से जो भी लोग जुड़ते जा रहे हैं, वीडियो लाइक शेयर अवश्य जो है वो करते रहिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंग्ल अमेरिकन संस्कृति परिमंडल, इसमें नहीं सम्मिलित किया जाता है किसको? तो इसमें केवल दो देशों को सम्मिलित किया जाता है, एक तो आपका कनाडा को, और दूसरा आपका सम्मिलित किया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका को। तो ना ही मैक्सिको को, ना ही क्यूबा को। तो पूछा क्या गया था, किसको नहीं सम्मिलित किया जाता है? तो नहीं में आप क्या कहेंगे? ना ही तीसरा, ना ही चौथा, यानी डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। किसे आप सामान्य रूप से टॉर्नेडो से संबद्ध करेंगे? टॉर्नेडो क्या है? टॉर्नेडो मैक्सिको की जो खाड़ी यहाँ पर देख पा रहे हैं, इससे संबंधित है, क्योंकि टॉर्नेडो की जो उत्पत्ति होती है वो विश्व के किसी भी भाग में हो सकती है, परंतु संयुक्त राज्य जो अमेरिका है, वहां पर टॉर्नेडो का सबसे ज्यादा जो है, जो जिसको हम कहते हैं प्रजनन प्रदेश, उसके रूप में जो है वो जाना जाता है, ब्रीडिंग रीजन ऑफ टॉर्नेडो करके जाना जाता है। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैक्सिको की खाड़ी जो है वो हो जाएगा। अगला, इनमें से भारतवर्ष में से कौन सी भूतापीय शक्ति के उत्पादन के लिए उपयुक्त जो है वो नहीं है? तो कौन नहीं है? तमिलनाडु का पूर्वी तट आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, ये आपका सही हो जाएगा। भारत में भूतापीय हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में मणिकरण से जो है वो प्राप्त की जाती है, और आपका लद्दाख की जो पूगा घाटी, वहां से भी प्राप्त की जाती है, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से भी। परंतु कहाँ से नहीं प्राप्त की जाती है? तो यहाँ से नहीं प्राप्त होती है, इसलिए आपका आंसर नहीं में आपका पहला सही हो जाएगा। भारत का लगभग 2/3 कोयला कहाँ पाया जाता है? तो भारत का लगभग 2/3 कोयला दामोदर घाटी में आपका जो है वो पाया जाता है। दामोदर घाटी क्षेत्र से भारत का 2/3 से अधिक कोयले का उत्खनन होता है, जिसमें से आप रानीगंज याद रख सकते हैं, झरिया याद रख सकते हैं, बोकारो याद रख सकते हैं। इन सब जगह से जो है वो किया जाता है। अगला है इरडा, ये नियमन करती है किसको लेकर के? तो आंसर की बात करते हैं, बीमा कंपनियां जो है इससे संबंधित हो जाएगा। बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का गठन हुआ कब था? सन 2000 में हुआ था, और मल्होत्रा समिति जो है उसकी सिफारिश पर जो है वो हुआ था। बीमा क्षेत्र का जो नियमन है उसके लिए गठित किया गया था प्राधिकरण, संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, उस पॉइंट को भी याद रख सकते हैं। बाकी ये नियमन बीमा कंपनियों का करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस राज्य में साक्षरता सबसे ज्यादा थी? तो कहाँ पर सबसे ज्यादा? देखिए, ऑप्शन में तो केरल दिया गया नहीं गया है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो मणिपुर के साथ आप जाएंगे। मणिपुर मणिपुर में कितने परसेंट में आपकी साक्षरता दर है? तो वो आपकी है 79.5
परसेंटेज। इसके अलावा पंजाब में देखेंगे तो वही 76 पॉइंट के करीब है, असम में देखेंगे तो 72 के करीब है, और मध्य प्रदेश में देखेंगे तो 69 के करीब है। बाकी दशमलव में है वैल्यू, मैंने ओवरऑल बता दिया ताकि इतना याद रख पाए। तो वैसे अगर देखेंगे, अगर ऑप्शन को हटा दें तो केरल में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है, और कितनी है तो 94.0%। और सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पर है तो बिहार में सबसे कम साक्षरता दर है, कितनी है तो 61.8%। अगला है सुमेलित करना है, और एक तरफ योजनाएं लिखी हुई हैं और एक तरफ वो योजना कब आई। अब जैसे रोजगार गारंटी योजना आपको पता है 1993 में आई थी। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो है ये आपकी सन 2000 में आई थी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आपकी ये 1999 में आई है। और कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना एक ही ऑप्शन बचा 2001 वाला, तो इससे मैच करेगा। आंसर देखेंगे तो आप डी वाला यहाँ पर सही होगा, 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। अगला इनमें से कौन सा युग्म है जो कि आपका सुमेलित नहीं है, आपसे पूछा गया है। तेल शोधन शाला, उर्वरक संयंत्र, कालीन उद्योग और एल्यूमिनियम उत्पादन। देखिए उत्तर प्रदेश में उर्वरक संयंत्र आपका गोरखपुर में, ये तो बिल्कुल ही गलत है, आपका लखनऊ दे दिया है, तो यही आपका ऑप्शन सीधे सीधे गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, गोरखपुर जो है वो होना चाहिए था उर्वरक संयंत्र। बाकी आपके कानपुर और बरेली में भी हैं उर्वरक संयंत्र, इलाहाबाद में भी है। इलाहाबाद में अगर प्रयागराज में देखेंगे तो फूलपुर स्थान पड़ता है, वहां पर भी है, और लखनऊ में नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। तो केवल गोरखपुर ना याद रखिए, इलाहाबाद भी याद रखिए, इसका नया नाम प्रयागराज, कानपुर भी याद रखिए और बरेली भी याद रख सकते हैं। बाकी तो सब सही है। तेल शोधनशाला तो मथुरा आप जानते हैं, कालीन उद्योग के लिए भदोही है, और एल्यूमिनियम में सोनभद्र। अगला है गरीबी उन्मूलन का नारा इनमें से कौन सी पंचवर्षीय योजना में जो है आपका दिया गया था। आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा, यानी कि पांचवी पंचवर्षीय योजना में जो है वो दिया गया था। कब से कब तक थी ये पांचवी पंचवर्षीय योजना, तो 1 अप्रैल 1974 से लेकर के 31 मार्च 1978 तक। यहाँ पर देख रहे हैं कि मात्र 4 साल के लिए ये योजना थी। तो पूछा भी जाता है कि कौन सी योजना थी जो समय से पहले समाप्त हो गई, तो पांचवी पंच ऐसे कई बार बताया है याद करने का तरीका कि पांचवी पंचवर्षीय योजना खुद 5 साल की नहीं थी, देख रहे हैं 4 साल है। बाकी इसी में ही आपका गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था, और जो विनियोग स्तर के अनुमान है जिसको हम समष्टि भावी मॉडल कहते हैं, उन सभी की बात भी इसमें की गई थी। आर्थिक आत्मनिर्भरता की बात इसमें जो है वो की गई थी। कौन सा बैंक कृषि और ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करता है, तो ये आपका बैंक का नाम नाबार्ड बैंक जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। इनमें से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है, तो भाग 9A करके जो आप देख रहे हैं ये आपका जो है वो सही होगा, जो किससे संबंधित है, नगर पालिकाओं से। भाग 6 जो आप देख रहे हैं ये संघ की कार्यपालिका से जो है वो संबंधित है। भाग 5, 6, 7, 7वां देख रहे हैं ये जो पहली अनुसूची है उसके भाग खा के राज्य से संबंधित है। भाग 8 देखेंगे तो संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है, और ये वाला आपका नगर पालिकाओं से संबंधित है। अगला है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। उड़ीसा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम। कहाँ का नहीं है, ये आपका मिजोरम में जो है आपको देखने को जो है वो नहीं मिलता है उच्च न्यायालय। बाकी आपको पता है वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय, तो आपके टोटल 25 उच्च न्यायालय। बाकी मिजोरम में जो है वो नहीं है। भारतीय संसद में शामिल क्या है, ये तो आसान सा क्वेश्चन है। लोकसभा भी आता है, राज्यसभा भी आता है, राष्ट्रपति भी आता है, और ट्रिक आप जानते हैं 79, 80, 81 करके कई बार बता चुके हैं। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया, तो ये आपका शामिल किया गया स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर आपके मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था, और यही बात यहाँ पर जो है वो पूछी गई है। आंसर क्या हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति। बाकी बात करते हैं कौन सा संविधान संशोधन था, तो 42वां संविधान संशोधन था।
समय की अगर बात करें तो 1976 जो है वो समय था। और इसमें एक नया भाग आपका भाग 4 का जो है वो आपका अंतः स्थापित इसमें जो है वो किया गया था। भाग 4 का के अंतर्गत अगर आप जाएंगे तो अनुच्छेद 51 का में जो मूल कर्तव्य हैं उनको लेकर के उनके संबंध में वो बंद जो है वो किए गए। भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होता है। इसमें कर्तव्यों की अगर बात करें, जैसे संविधान का पालन करें, उसमें जो भी राष्ट्र ध्वज है, राष्ट्रगान है, उसका आदर करें, स्वतंत्रता के लिए जो भी राष्ट्रीय आंदोलन है उसको प्रेरित करें, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता इसकी रक्षा करें। इसी प्रकार से ये सब अलग अलग करके टोटल आपको देखने को मिलते हैं मौलिक कर्तव्य। एक और पॉइंट पूछा जाता है, वो क्या है? वो है आपका सबसे लास्ट में जो मौलिक कर्तव्य है, जो कि आपका जोड़ा गया है 6 से 14 वर्ष तक की आयु के जो बालक हैं उनके माता पिता या संरक्षक को ये कर्तव्य होगा कि वो बालकों को शिक्षा का अवसर दें। तो ये जो जोड़ा गया था वो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 2002 समय है, इसके द्वारा जो है वो जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है? तो कौन संबंधित है? ये संबंधित है आपका चौथी अनुसूची, बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। पहली अनुसूची संबंधित है संघ राज्य क्षेत्र, दूसरी अनुसूची जो वेतन भत्ते हैं उनसे संबंधित है, तीसरी अनुसूची शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित है, चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थान, पांचवी अनुसूची SC/ST के प्रबंधन से, छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इनमें जो जनजातीय प्रशासन है उससे संबंधित है। तो ऐसे आपको सारी याद होनी चाहिए। मैं तो चौथी पूछी गई थी तो आपको सारी बता देंगे लगभग 5-6। अब यहाँ से आपके स्टार्ट हो रहे हैं प्रश्न विज्ञान के। तो विज्ञान का प्रश्न आपका है कि रक्त कैंसर को निम्नलिखित में से पूछा गया नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है? क्वेश्चन आपका है कि रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक तो कौन सा इनमें से है? फास्फोरस 32। अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखिएगा। इसका यूज किया जाता है रक्त कैंसर यानी जो ल्यूकीमिया रोग होता है उसकी चिकित्सा के लिए। तो ल्यूकीमिया कई बार लिखा रहता है तो समझ जाइएगा रक्त कैंसर ही जो है आपका पूछा जा रहा है। लिख भी देते हैं यहाँ पर। और फास्फोरस 32 ये एक रेडियो एक्टिव तत्व होता है। बाकी भी यूज किया जाते हैं कैंसर की चिकित्सा के लिए, जैसे आपका इरिडियम 192 या गोल्ड 192 उसका भी यूज किया जाता है। अगला देखते हैं, मानव शरीर में इंसुलिन उत्पादक अंग जो है इनमें से कौन सा है? यकृत, वृक्क, प्लीहा, अग्नाशय। आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका अग्नाशय। अब सभी को पता है कि जो इंसुलिन होता है वो अग्नाशय यानी जो पैनक्रियाज होता है उसके अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की दीपिका की जो बीटा कोशिकाएं होती है उनसे स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन जो है वो होता है। बस इतनी बात आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका है, हरित ग्रह प्रभाव जो है वो क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्लोबल वार्मिंग जो आप सुनी है उसी को ही वैश्विक तापन या हरित ग्रह प्रभाव जो है वो कहते हैं। तो वैश्विक ताप में वृद्धि जो है आपका सही हो जाएगा। इसकी संकल्पना सबसे पहले किसने दी थी? तो उनका नाम था 1824 में जोसेफ फोरियर ने जो है वो दी थी। किसने दी थी? जोसेफ फोरियर ने जो है वो दी थी। बाकी ग्रीन हाउस गैसेस में जलवाष्प आती है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है, मीथेन आती है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, वो जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिरका का रासायनिक नाम इनमें से क्या है? तो आप सभी को पता है सिरका का रासायनिक नाम जो है वो एसिटिक एसिड होता है। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें तो कोई कंफ्यूज ही नहीं होंगे आप। बाकी जो एसिटिक एसिड होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH होता है। और सिरका एसिटिक अम्ल के रूप में खाने के काम में आता है। स्वाद आप जानते हैं खट्टा होता है। एसिटिक अम्ल की उपस्थिति के कारण ही सिरके का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है। इनमें से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है आपकी? नीला प्रकाश, हरा प्रकाश, लाल प्रकाश या फिर पीला प्रकाश? तो नीला प्रकाश आपका जो है यहाँ पर सही होगा। और विबग्योर आप जानते हैं उसमें नीले रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे कम होती है। इसी प्रकार से आप कहेंगे उसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो रहे हैं मैथ के। 5 ही क्वेश्चन आने तो साथ ही में देख लेते हैं। सबसे पहला है, 2 अंकों की एक संख्या तथा अंकों के स्थान अगर आप आपस में बदल देते हैं तो बनी नई संख्या का अंतर 45 है, दोनों अंकों के बीच का अंतर। तो ऑप्शन इसको नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर अंतर पूछा गया। तो एक्स मान के कर सकते हैं कि जो दहाई है उसके अंक को आप मान सकते हैं यहाँ पर एक्स, और इकाई के अंक को आप मान सकते हैं यहाँ पर वाई। अब यहाँ पर जो संख्या बनेगी वो क्या हो जाती है? 10 गुणे दहाई प्लस इकाई होती है।
यानी 10x प्लस वाई करके आपकी संख्या बन जाती है। क्या बन जाती है? 10x यानी 10 गुणे दहाई और प्लस इकाई करके। और ये कह रहा है कि बाद में संख्या के स्थान अगर आप आपस में बदल देते हैं तो एक ये संख्या है, अगर आप स्थान बदल देंगे तो फिर क्या बन जाएगा? तो आपका एक्स वाई की जो प्लेस वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, यानी 10y आपका पहले आ जाएगा और ये भी साथ में होगा प्लस, और x बाद में आ जाएगा। तो यहाँ पर x लिख दिया और इन दोनों का अंतर कह रहा है 45 के बराबर है, यानी इनका डिफरेंस जो है वो 45 के बराबर है। अब यहाँ पर देखेंगे 10x प्लस वाई है, माइनस का 10y प्लस एक्स है, ये माइनस लगा हुआ है, ब्रैकेट खोलेंगे, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे तो बचेगा क्या? 9x बचेगा। ये 10x है और यहाँ पर माइनस आ जाएगा तो माइनस का x घट जाएगा तो बचेगा क्या? 9x। इसी प्रकार -9y बचेगा और बराबर में आपका 45 पहले से ही है। अब 9 9 दोनों में कॉमन है, 9 कॉमन लेंगे, 45 से काट देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? x माइनस वाई बराबर में आपका 5। तो 5 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि बी वाले ऑप्शन में आपको दे रखा है। अगला कह रहा है विलयन में जो पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 33 ग्राम है। द्रव्यमान परसेंट के द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता की गणना करना है। तो 33 ग्राम आपका है इसमें और 320 ग्राम मात्रा में ही सामान्य नमक की जो मात्रा है वो इतनी ग्राम है। तो टोटल बटे में रख दीजिए, यानी 320 तो था ही है और उसमें आपका 33 और जोड़ दीजिए और मल्टीप्लाइड कर दीजिए आप 100 से। इसको सॉल्व कर लेंगे, डायरेक्ट आपका आंसर 9.35 जो आप देख रहे हैं ये वाला आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ग्राम लिखा हुआ है, ये परसेंटेज लिखा है, तो वैल्यू परसेंटेज में ही आएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा व्यंजक 3 की घात 38 प्लस 3 की घात 39 का वर्गमूल निरूपित करता है? दोनों में 3 की घात 38 है तो आप कॉमन ले लेंगे। तो ये इस तरीके वाला क्वेश्चन पिछले वाले उसमें कराया था, तभी मैंने कहा है कि आपको मैथ तो बिल्कुल नहीं स्किप करनी है। 5 क्वेश्चन आने हैं, 5 में 4 तो आपके हर हाल में सही होने चाहिए। यहाँ पर 3 की घात 38 ले लिया तो 1 बचा, प्लस यहाँ पर 3 की घात 39 थी, 38 ले लिए तो बची तो केवल 3। अब 3 और 1 जुड़ जाएगा तो 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड में 3 गुणे 3 की घात 38 हो जाएगा। अब 4 को बाहर जब निकालेंगे तो केवल 2 बचेगा और 3 की घात आपका 38 थी ना, तो 3 की घात 19 गुणे 3 की घात 19 करेंगे तो बाहर जो बचेगी वो 3 की घात 19 बचेगी। तो 2 गुणे 3 की घात 19, ये आपका आंसर सी वाला जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन पिछले वाले में करा चुके हैं। अगला देखते हैं, एक व्यक्ति का खर्च जो है वो फरवरी तथा मार्च महीने में 1000 रुपये 10,000 रुपये जो है वो कह रहा है बढ़ जाता है। यानी पहले अगर 10,000 रहा है तो अगले महीने 20,000, फिर 30,000, इस तरीके से। और कह रहा है कि यदि जनवरी में उसका खर्च 10,000 रुपये था तो उसका जनवरी से मार्च तक का एवरेज निकालना है। अरे कुछ करना ही नहीं इसमें, अगर पहले साल आपका 10,000 है, दूसरे साल 20,000 है और तीसरे साल 30,000 है, तो बस यही इस क्रम से जोड़ दीजिए 1,000, मतलब 10,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 और बटे में आपका 3। पदों का योग बटे पदों की संख्या यही तो होता है। ऊपर 60,000 हो जाएगा, बटे में 3 हो जाएगा, 60,000 को 3 से काटेंगे तो 20,000 आपका आंसर पहला वाला सही हो जाएगा। अगला है x की वैल्यू आपको दे रखी है इस तरीके से अंडर रूट में और आपसे पूछा गया है मान क्या होगा। अब इसका वही तरीका होता है कि यहाँ पर x है और यहाँ पर सेम वैल्यू आ रही है, तो आप क्या करिए दोनों तरफ वर्ग कर लीजिए। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इधर से ये जो बाहर वाला वर्गमूल है वो आपका 1 हट जाएगा, बाकी अंदर वाले तो रहेंगे। और उसके बाद इस लाइन को बता देते हैं, देखिए जब आप इसको दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो एक तरफ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में क्या होगा 6 बचेगा, क्योंकि बाहर वाला अंडर रूट हटा है केवल, बाकी अंदर वाले तो हैं ही, जो √6 है, फिर उसके अंदर और √6 है, ये तो चल ही रहा है। अब ये वाली जो वैल्यू है, देखिए एक्स की वैल्यू प्रश्न में हमें दे रखी है अंडर रूट में 6 और ऐसे करके, तो यहाँ से आपकी वैल्यू हम क्या रख सकते हैं? एक्स रख सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम 6 और प्लस में आपका एक्स रख सकते हैं। एक्स कहाँ से आया? इसकी वैल्यू हमें जो प्रश्न में दे रखी थी वो हमने रख दी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, द्विघात समीकरण बन जाएगा, यहाँ से एक्स की 2 वैल्यू निकल कर आ जाएंगी, एक तो -2 आएगी और एक आपकी 3 आएगी, -2 और 3, ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब हमारे हिंदी के प्रश्न की तरफ। वीडियो सभी लोग लाइक अवश्य करते रहिएगा, कोशिश हम पूरी कर रहे हैं कि हर तरीके से प्रश्नों को आपको करा सकें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस जो है वो हो सके। और शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी अवश्य जो है वो करते रहिएगा ताकि और लोग भी आपके साथ जुड़ते रहें।
तो प्रकृति का सुकुमार कवि जो है वो किसे कहते हैं? आप सभी को पता है, प्रकृति का सुकुमार कवि के रूप में सुमित्रा नंदन पंत जी को जो है वो जाना जाता है। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद जी को प्रेम और सौंदर्य का कवि कहते हैं। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहते हैं। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को छायावाद का शलाका पुरुष कहते हैं। तो चारों मैंने बताया, चारों याद रखिएगा। दो दो, नौ दो ग्यारह होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मतलब भाग जाना होता है। भाग जाना यहाँ सी ऑप्शन में दे रखा है। अगला है दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो संधि कहलाते हैं। डी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला आपका है दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है? तो मजदूरों को अनेक काम है, अनेकों काम है, अनेकों काम है यहाँ भी है, और चौथे में मजदूरों को अनेक काम है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन से भाग में जो है वो गलती है। इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आपको दो ऐसे ऑप्शन है जिसमें यहाँ बिंदी भी लगी देखने को मिल रही है। आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर आपका डी वाला सही होगा। मजदूरों को अनेक काम है। अनेकों शब्द नहीं होता, अनेक होता है, साथ में यहाँ पर है में आपका बिंदी भी लगेगी। अगला है अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए आपसे पूछा गया एक शब्द इनमें से कौन सा होगा? तो आत्मकथा होती है अपने जीवन पर जो लिखी जाती है। अब यहाँ से आपको देखने को मिलेगा इंग्लिश का पैसेज, देयर वाज अ मूवमेंट इन इंडिया सेकंड इनिंग व्हेन इंग्लैंड रिव्यूड एन एलपीडब्ल्यू डिसीजन। क्रिकेट के बात यहाँ पर की गई है और इसी पर बेस्ड क्वेश्चन होगा। ज़्यादा से ज़्यादा एक ही दो क्वेश्चन आते हैं, बाकी सिनोनिम एंटोनिम इस तरीके वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, विच क्रिकेटर इज द राइटर कंपेयरिंग टू फैंटेसी साइंस फिक्शन कोड फ्यूडल वॉरियर्स ट्रांसपोर्टेड बाय कॉम्बैट इनटू अ स्टेट ऑफ बैटलिंग जॉय? तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आंसर यहाँ पर सौरव गांगुली जो है, नहीं विराट कोहली की बात हुई थी, तो विराट कोहली आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रपोजिशन। प्रपोजिशन बतानी कौन सी यहाँ पर आएगी? आर यू सॉरी डैश वट यू हैव डन? तो यहाँ पर क्या कहेंगे? फॉर यू वट यू हैव डन। आर यू सॉरी फॉर वट यू हैव डन? किसी चीज के लिए शर्मिंदा होना जिसको हम कह सकते हैं, सॉरी फॉर समथिंग जो है आपका हो जाता है इसका अर्थ। यू डैश ओबे योर पेरेंट्स, तो यू शुड होगा, आउट टू होगा, मस्ट होगा, कैन होगा। आपका आंसर आउट टू यहाँ पर सही हो जाएगा, जैसा बी वाले ऑप्शन में दिया गया। द डॉक्टर सेड टू मी टू नॉट डू नॉट स्विम इन कोल्ड वाटर, तो आपसे पूछा गया यहाँ पर कौन सा होगा? यहाँ पर आप देखेंगे तो नॉट टू स्विम इन कोल्ड वाटर जो है आपका यहाँ पर सही होगा, सी वाला ऑप्शन। अगला आपका एक्टिव पासिव वॉइस पूछा गया है जिसमें रीता राइट्स अ लेटर टू हिम एवरी डे, और आपसे पूछा गया है कौन सा यहाँ पर सही होगा? आंसर यहाँ पर आपका अ लेटर इज रिटन टू हिम बाय रीता एवरी डे। ये तो आसान सा है ना कि आपका जो लेटर है वो आपका बना दिया गया है सब्जेक्ट के रूप में, इज है, थर्ड फॉर्म रिटन टू हिम बाय के साथ बाकी सब्जेक्ट आ जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ से आपकी रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं कि यदि किसी विशेष कूट भाषा में 7 को ये लिखा जाता है, 10 को ये लिखा जाता है, तो 13 को क्या लिखा जाएगा? 7 के लिए ये कोड है। अब देखेंगे तो 7 का जो कोड एस का होता है वो आपका क्या 7 नंबर पे आता है? तो ABCDEFGHIJKL नहीं आता है। दूसरी चीज आप यहाँ देखेंगे तो उल्टी गिनतियां चली, 7 6 5 4 3 2 1। तो यहाँ पर एक्चुअल में देखेंगे तो 7 लिखा है और यहाँ 7 से ही उल्टी गिनतियां शुरू कर दी गई हैं। यहाँ ऐसा है क्या? तो 10 लिखा है, 10 के बाद 9 फिर 8 फिर 7 6 5, समझ गए होंगे आप तुरंत। 13 लिखा है मतलब 13 से उल्टी गिनतियां चलेंगी, 13 फिर उसके बाद 12 आएगा, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। 13 फिर 12 फिर 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देख रहे हैं क्वेश्चन कितना अच्छा था? आप यहाँ पर प्लेस वैल्यू गिनते रह जाते और अलग ही खेला हो जाता। अब यहाँ पर है एक लिस्ट दी गई है, बाएं से 8वें पद के दाईं और 5वां पद कौन सा होगा? बाएं से कह रहा है मतलब इधर से कह रहा है, और कौन से पद कह रहा है? 8वां पद कह रहा है कि बाएं से 8वां पद। 8वें पद पे कौन सा आएगा? ओ आएगा 8वें पद पर। फिर क्या कह रहा है? इसके दाईं ओर, दाया मतलब उधर ही होगा, और कौन सा? 5वां। उधर दाईं ओर जाएंगे तो एम पे आएगा, और यही पूछ रहा था कौन सा पद है, तो एम आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अब यहाँ पर कथन कारण पर बेस्ड है कि प्रधानमंत्री ने सूखाग्रस्त जो क्षेत्र हैं उनका दौरा किया और किसानों की सहायता के लिए सरकारी सहायता का वादा भी जो है वो किया। सूखाग्रस्त क्षेत्रों के अधिक किसान सूखे से पीड़ित थे और अपने परिवार का पेट जो है वो नहीं भर पा रहे थे।
ये आपने कथन पढ़ लिए दोनों। अब यहाँ पर आपको पहचानना है कि सही कौन सा होगा। तो आपको समझ में यहाँ से आ रहा है कि कथन बी तो कारण है और ए उसका जो है वो परिणाम है, क्योंकि आपदा पीड़ित जो क्षेत्र के लोग थे संकट से जूझ रहे थे, प्रधानमंत्री जी आए, उस क्षेत्र का दौरा किया और किसानों की क्या की, सरकारी सहायता के लिए वादा करना एक सामान्य सी बात है। बी उसका कारण रीजन हो जाएगा कि सूखे की समस्या थी, ये क्या है, कारण है। सूखाग्रस्त क्षेत्र था तो अपना लोग परिवार पेट नहीं भर पा रहे थे, तो ये क्या हो गया था, कारण हो गया। कारण का परिणाम ये देखने को मिला कि बाद में प्रधानमंत्री ने दौरा किया। तो समझ गए होंगे दोनों में अंतर क्या है। अगला क्वेश्चन आपका, कुर्सी का संबंध फर्नीचर से है तो शर्ट का संबंध किससे होगा। कुर्सी फर्नीचर के अंतर्गत आती है, शर्ट आपका गारमेंट्स में आती है, कपड़ों में आती है, तो आंसर यहाँ पर गारमेंट्स जो है वो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कथन है अफ्रीकी सरकार ने इबोला को महामारी रोग के रूप में घोषित करने का फैसला किया था। यदि लोग परिवार या पड़ोस में होने वाली इबोला के बारे में प्राधिकरण को रिपोर्ट नहीं करते हैं तो लोग दंडित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। कार्रवाई क्रियान्वयन क्या किया गया कि इबोला को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने प्रभावशाली रूप से कानून बनाने के लिए योजना बनाई। उसके अलावा दंड के बारे में संदेश फैलाने के लिए मास मीडिया का भी यूज किया ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में पता चल सके। तो कथन तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं दोनों अनुसरण कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर यही तो कह रहा था कि इबोला नाम की एक बीमारी आई और उसके बाद ये लोग परिवार या पड़ोस में रहने वाले जो इबोला के बारे में प्राधिकरण को रिपोर्ट नहीं करते थे तो लोग दंडित करने के लिए उत्तरदायी होते थे। कार्रवाई क्या कर सकते हैं इसमें कि इसको नियंत्रित करने के लिए एक बढ़िया सा कानून बनाया जाए। दूसरा बात यहाँ क्या है, संदेश फैलाने के लिए मीडिया का यूज कर सकते हैं। तो दोनों ही सही है, दोनों कथन एक और दो अनुसरण करते हैं। अब यहाँ से आपके 10 क्वेश्चन स्टार्ट होंगे जीके जीएस वाले पोर्शन के। 51 प्रश्न आपका, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आगरा में है, बताइए बरेली में है या फिर आपका लखनऊ में है या कानपुर में है। आंसर की बात करते हैं तो ये आपको बरेली में देखने को जो है वो मिलता है। आंसर यहाँ पर बरेली जो है वो सही हो जाएगा। और बरेली के पास इज्जत नगर पड़ता है, वहां पर जो है आपका ये स्थित है। अगला है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। 15 जनवरी, 25 जनवरी, 15 फरवरी, 25 फरवरी। तो आंसर यहाँ पर 25 जनवरी जो है वो सही हो जाएगा। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो आपका कथक जो आप देख रहे हैं ये शास्त्रीय नृत्य है यूपी का। और इसमें होता क्या है, मतलब कि 100 से ज़्यादा घुंघरू जो होते हैं उनको पैरों में बांध करके जो डांस वगैरह होता है वो इसमें आता है। कथकली आप जानते हैं ये आपका केरल का है, भांगड़ा जो है वो पंजाब का है, कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का है। खतरनाक कचरों में पाए जाने वाले जो दो रासायनिक पदार्थ हैं उनके प्रत्यक्ष प्रभाव के फलस्वरूप मृत्यु हो सकती है, तो वो पदार्थ कौन से हैं। तो पदार्थ आपके मरकरी और साइनाइड यहाँ पर जो देख रहे हैं ये आपका जो है वो सही होगा। कचरा वगैरह में आपको देखने को मिलते हैं। बाकी जो मरकरी Hg होता है वो पानी में घुल करके मिथाइल मरकरी बनाता है, और वाष्प में अगर घुल जाता है तो यानी सांस लेने में इंसान को परेशानी होती है, ये दिक्कत देखने को मिलती है। बाकी मरकरी का यूज आप देखते हैं थर्मामीटर, बैरोमीटर, इसमें यूज भी तो होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं इनमें से कौन सी हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार पेपर में किसी। तो यहाँ पर अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी, स्पेनिश, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। और ये सब जो है आपकी 6 आधिकारिक मान्यता प्राप्त भाषाएं जो है उसमें आते हैं। पर कार्यकारी भाषा कभी पूछा जाएगा तो आप कहेंगे अंग्रेजी और फ्रेंच है। तो ये वाली जो आप देख रहे हैं ये आपकी कार्यकारी भाषा है। और आधिकारिक मान्यता प्राप्त कह सकते हैं वो आपकी ये 6 भाषाएं हैं। अगला, सूर्य की जो किरण है उनको पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। तो ये तो आपको आसान सा क्वेश्चन है, डी वाला ऑप्शन लगभग 500 सेकंड आप कहेंगे हो जाएगा। और 500 सेकंड को ही मिनट में ज़्यादातर पूछा जाता है, तो आपको 8 मिनट 19 सेकंड या 8 मिनट 20 सेकंड ऐसे करके देखने को जो है वो मिलता है। 8 मिनट 16 सेकंड करके भी कई बार देखने को मिल जाता है। और चंद्रमा से अगर बात करते हैं पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है तो वो मात्र 1.22 सेकंड का समय जो है वो आपका लगता है। अगला कि किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं।
ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन ही होगा क्योंकि आगे फिर करंट अफेयर है। करंट अफेयर हमने पहले ही आपको बता रखा है कि हम इसमें नहीं करा रहे हैं, आप अलग से पढ़ते रहिएगा। इसमें करंट अफेयर 2022 की दी गई है, जबकि बुक लेटेस्ट 2023 की है। तो किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका 60 और 500 करके। दोनों पूछा गया था ना कि कम से कम कितना और अधिक से अधिक। और विधानसभा की संरचना का वर्णन कौन से आर्टिकल में? तो 170 आर्टिकल में है। अगला देखते हैं आपका, ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे प्रश्न पूछते हैं क्योंकि आगे के क्वेश्चन 59 वाले आपके करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट बताइएगा कि नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद और डिजाइनर कौन था? एड्रविन लुटियंस था, धनपति राय चौधरी, या फिर कॉर्बुजियर, या इनमें से कोई नहीं। इसके अलावा वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और लाइव टाइमिंग शाम के 5 बजे की है, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।